अभिनव का भी स्क्रीन आ रहा है तो अभिनव दीप्ति प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई नहीं। अभिनव आप स्टॉप कर दो। ठीक। गाइस कैन यू सी द स्क्रीन? अभी नहीं। हाँ नहीं? दीप्ति पिन कर लो गौरव। अच्छा दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही है तुम्हारी। नहीं दिख रहा। जस्ट मुझे तो लगा मैं दिख रही है। अब अभी भी नहीं दिख रही। नहीं। भाई मुझे तो क्लियर दिख रहा है। स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? हाँ हाँ स्क्रीन दिख पे रही है, पिन कर दीजिए उनका तो दिखेगी। हाँ पिन किया है यार। अच्छा हाँ दीप्ति पिन करो यार उसको। स्क्रॉल कर रहे हो तो दिख रहा है मुझे क्लियर, मुझे पिन हाँ किए बिना भी दिख रहा है। अरे वो शायद उसने पहले शेयर कर दिया था ना, तो शायद उसकी वजह से नहीं दिख रहा था। भाई मेरे को पिन जिसको करके नहीं भी नहीं दिख दिख रहा रहा है है, वो वो एक बार पिन हाँ में दिख जो रहा है। प्रेजेंट, हाँ जो प्रेजेंटिंग वाली स्क्रीन है ना दीप्ति के नाम से, उस पे चले जाओ। ओके। दीप्ति थोड़ा सा जूम आउट करो। जूम आउट। अच्छा एक मिनट। नहीं नहीं ऊपर ही है, ये है ना 90। 98% लिखा है ना, 98% के बाजू में टॉप में। अब दिख रही है। और जूम आउट चलो करना तो है क्या? नहीं नहीं, तुम्हें बीच बीच में जूम करना पड़ेगा तो ओके। उसके लिए क्या। तो स्टार्ट करें? रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए? हम्म, कर दिया। हम्म, तो आज हम असम स्टेट के बारे में देखते हैं। तो असम स्टेट में जैसे ये आर्टिकल 371 बी के अंडर आता है, जिसकी वजह से असम स्टेट को स्पेशल स्टेटस मिला है। और ये मतलब एक मतलब शेड्यूल 6 का पार्ट भी है। शेड्यूल 6 में क्या बोला है कि मतलब जो ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड प्रोविजंस है वो दिए गए हैं शेड्यूल 6 में। मतलब जैसे ट्राइबल एरियाज में एएमटीएम वाले स्टेट्स हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 स्टेट्स में से जो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजंस है वो शेड्यूल 6 में दिए हैं। फिर आसाम में मतलब अगर जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आसाम एक मतलब नॉर्थ ईस्टर्न का हाईएस्ट जीडीपी आसाम स्टेट की है। अगर मतलब जैसे कमोडिटी प्रोडक्शन की बात की जाए तो टी में आसाम इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो कि 50% ऑफ टी प्रोडक्शन सिर्फ आसाम से होता है। अगर डैम की वगैरह इसकी बात की जाए तो भूपेन हजारिका सेतु है, जिसे धोला सदिया ब्रिज भी बोलते हैं, जो कि लोहित रिवर पे है। वो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है, वो देख लेना। फिर अगर ये ऑफशोर नेचुरल गैस की बात की जाए तो वो आसाम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जहाँ पे मतलब 31 पॉइंट मतलब अराउंड 32% मतलब ऑनशोर नेचुरल गैस प्रोडक्शन होता है। दिग्बोई एक मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे एशिया की मतलब एशिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये ऑयल फील्ड है, और वर्ल्ड की सेकंड ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड दिग्बोई है। एक माजुली रिवराइन आइलैंड है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ये देख लेना। फिर एक उमानंदा है, मतलब ये स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड है। मतलब अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड और स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड वर्ल्ड का दोनों आसाम में है।
कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे मैंने कॉर्नर पे दिया है वो देख लेना। उसमें ये बोला है कि मतलब जैसे आसाम को हम मतलब कई कई बार लैंड ऑफ द रेड रिवर भी बोलते हैं। मतलब ब्रह्मपुत्रा को कई कई लोहित भी बोलते हैं ना। और ये ब्लू हिल्स, जैसे मतलब ब्लू हिल्स मतलब ईस्टर्न हिमालयन रेंज को ब्लू हिल्स बोलते हैं। फिर मतलब यहाँ पे मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि मतलब एक मतलब वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए और एलिफेंट्स के लिए फेमस है। और ये मतलब बाकी सारी चीजें तो हम बाद में देख लेंगे। सिर्फ मुझे ये बताना था कि द लैंड ऑफ रेड रिवर को मतलब आसाम आसाम को ही बोलते हैं। फिर बाउंड्रीज पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देख लेना। यही वाला है ना? ओके, तो बाउंड्रीज, हाँ यही बाउंड्रीज में जैसे आसाम 7 स्टेट्स की बाउंड्री आसाम से मैच करती है। जैसे फर्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश, ऊपर का एरिया देखो। फिर मतलब आसाम का शेप देखना वाई शेप में है। तो वाई शेप से मतलब जैसे लेफ्ट साइड मतलब ऊपर देखोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, मणिपुर है, नीचे मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। मतलब अगर सेवन सिस्टर्स की बात की जाए तो सेवन सिस्टर्स में से लगभग जो 6 स्टेट मतलब 6 स्टेट्स की बाउंड्री आसाम से मिलती है। मतलब सिक्किम वाला पार्ट अलग हो गया। मतलब सिक्किम को वैसे सेवन सिस्टर्स में कंसिडर नहीं करते, देख लेना। फिर अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जाए तो भूटान और बांग्लादेश दो इंटरनेशनल बाउंड्रीज आसाम से मिलती हैं, ये देख लेना। फिर एक मतलब जैसे अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो एक आसाम की हिस्ट्री देख लेते हैं। आसाम की हिस्ट्री में मतलब ये था कि पहले आसाम कामरूपा का पार्ट था। कामरूपा डायनेस्टी, अ स्टेट दैट हैड इट्स कैपिटल, मतलब उसकी कैपिटल थी प्रग्योतिशापुरा करके कैपिटल थी, जो कि अभी का गुवाहाटी है, उसे ही प्रग्योतिशापुरा कहते थे। और प्रज्योतिषापुरा। समुद्रगुप्ता ने, ओके हाँ वही, समुद्रगुप्ता ने अपने मतलब इलाहाबाद पिलर के इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में कुछ मेंशन किया है। मतलब सिर्फ इतना देख लेना कि इसके बारे में गुप्ता एम्पायर ने भी मेंशन किया था। फिर अगर बंगाल पार्टीशन की बात आई थी तब ये आसाम ईस्टर्न बंगाल के साथ अमलगमेट किया गया था। और वर्ल्ड वॉर टू में आसाम को मतलब आसाम वाज द मेजर सप्लाई रूट ऑफ फॉर अलाइड फोर्सेस ऑपरेटिंग इन बर्मा। ये नेक्स्ट स्लाइड देख लेना। हाँ, तो इसमें ओवरऑल मैंने ये भी पढ़ना है क्या? असम एंड छत्तीसगढ़ स्टैंड एट सेकंड प्लेस। हाँ वही मतलब आसाम एंड छत्तीसगढ़ स्टैंड एट सेकंड प्लेस शेयरिंग बॉर्डर विद मैक्सिमम स्टेट्स। ओके तो वही बोला कि जो 7 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है वो वही है। सबसे ओके मैक्सिमम यूपी करती है ना 8 स्टेट्स के साथ, वो यूपी करते वक्त हमने देख लिया। राइट। गाइस कुछ तो लैग आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा रहेगा, ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, उतना चल जाएगा, कोई दिक्कत। हम्म, तो यहाँ पे मैंने मतलब पूरा इंडिया का मैप दिया है, और इसमें मतलब ये देख लो कि जैसे आसाम 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ टच करता है, वैसे और कौन से स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ टच करते हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो सिर्फ उत्तराखंड और एक ऐसा स्टेट है जो कि 2 इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ मतलब टच करता है। मतलब आसाम और उत्तराखंड 2 ही ऐसे स्टेट हैं जो 2 इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ टच होते हैं।
एक लद्दाख भी एक यूटी है जो 2 के साथ हो रहा है, चाइना और अफगानिस्तान। इवन वो 3 के साथ हो रहा है। 3 के साथ हो रहा है ना, इसीलिए मैंने वो मेंशन नहीं किया। ठीक। तो आसाम की बात की जाए तो आसाम में मतलब आसाम कंटेन्स 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। जैसे एक तो आता है ईस्टर्न हिल्स, जो कि मतलब नॉर्दर्न हिमालयाज बोलते हैं उसे। नॉर्दर्न प्लेन्स एक है जो कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। फिर थर्ड वाला है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में मतलब कार्बी एंगलोंग जो है वो। फिर कार्बी एंगलोंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन प्लेट, जो कि पेनिनसुला ब्लॉक है, वो उसका है। और ये आसाम सिस्मिक जोन 5 में आता है। मतलब अब जो हमने देखा कि टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया के। तो मतलब उनमें से 3 तो आसाम में आते हैं, तो 3 कौन से नहीं आते? एक डेजर्ट वाला नहीं आता, कोस्टल प्लेन्स वाला नहीं आता, और आइलैंड्स वाले नहीं आते। मतलब ये टोटल 6 फिजियोग्राफिक जोन है। तो सिस्मिक जोन 5 में आता है। तो मतलब सिस्मिक जोन वाला मतलब कैसे कैटेगराइज होता है? टोटल कितने सिस्मिक जोन है? तो 4 टोटल सिस्मिक जोन है। उसमें से 2 मतलब सबसे लोएस्ट रिस्क होता है, और 5 मतलब वेरी हाई रिस्क होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आसाम सबसे हाई रिस्क प्रोन जोन एरिया में आता है इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट देख लेना। सॉरी, ये आपने कहा डेक्कन प्लेटू, तो ये वैसे देखा जाए तो ये छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन पड़ता है। हम्म तो अगर रिलीफ फीचर्स की बात की जाए तो रिलीफ फीचर्स में जैसे हमने देखा कि आसाम का स्ट्रक्चर 3 में डिवाइडेड होता है: कार्बी प्लेटू, टर्शरी टर्शरी डिपोजिशनल जोन, जो कि नॉर्थ काचर हिल्स में आता है, और बरेल रेंज में। और और एक पार्ट है जो कि प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड बराक वैली, जहाँ पे मतलब मैप में दिया गया भी है कि ये बरेल रेंज, फिर मतलब फिर बीच में है वो नौगोंग प्लेन है। ऊपर सबसे है वो अपर आसाम वैली है, जो कि डिब्रूगढ़ प्लेन है। उसके नीचे फिर शिव सागर प्लेन है। और फिर लास्ट में ऐसे एकदम वेस्ट में जाओगे तो वो लोअर आसाम वैली है। अगर मेघालय प्लेटू की बात की जाए, नेक्स्ट स्लाइड में ना। हाँ, तो मेघालय प्लेटू की बात की जाए तो मतलब इसमें टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 3 पार्ट्स में प्लेटूज हैं। जैसे गारो, खासी, जैंतिया। फिर गारो की नोकरेक बोलते हैं। फिर खासी को मतलब जैसे शिलोंग वगैरह है वहां पे बोलते हैं। फिर वही कपिली रिवर जो है वो मिकिर, रेगमा और बरेल, मिकिर और रेगमा को सेपरेट करती है, और बरेल को मेघालय प्लेटू से सेपरेट करती है। मतलब इमेज में देख लेना, वो दे दिया है। फिर अगर इसी मेघालय प्लेटू की बात की जाए तो हमने अभी देखा कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू, जैसे अभी गजानन ने बोला। एंड यहाँ पे डाउन वॉपिंग हुई थी अलोंग राजमहल एंड गारो हिल, और उसी की वजह से मालदा गैप हुआ है। और ये गंगा ब्रह्मपुत्रा इसी मालदा गैप से फ्लो करती है। यार ये क्या लिखा है? कपिली रिवर अच्छा सेपरेट ओरिजिनेट कहाँ से होती है? कपिली रिवर का मैंने देखा नहीं यार, कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो अब।
जैसे मैप में देख पा रहे हैं वो बरेल हिल्स के थोड़ा नीचे से स्टार्ट हो रहा है अप इन द रिवर। आगे चलना है। हम्म यहाँ पे हाँ, हाँ नेक्स्ट देख लेना, ये वाला हो गया। अच्छा। यहाँ पे ये देख लेना कि जो यहाँ पे जो हिल्स होते हैं वो ज्यादा मतलब हाइट नहीं होती उनकी, इसीलिए मतलब वो जैसे जो रेन बेयरिंग विंड्स होते हैं वो मतलब ब्लॉक करने में इतने सक्षम नहीं होते, इसलिए मतलब वो अरुणाचल प्रदेश तक चले जाते हैं। लेकिन जो मतलब वो फनेल इफेक्ट दे देते हैं, उसी की वजह से मेघालय में भी मतलब हमें ये मिल जाता है, मतलब बारिश मिल जाती है। लेकिन वो बारिश इतनी भी सफिशिएंट नहीं होती ताकि हम मतलब स्टोरेज कर सकें, वाटर स्टोरेज कर सकें। नहीं, गलत हो रहा है ये मीनिंग। इसका फिर मतलब ये कहना चाह रहा है कि इनएडिक्वेट स्टोरेज, जो उसके वजह से वाटर शॉर्टेज है। मतलब बारिश इतनी होती है कि हम स्टोरेज करने का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अपने पास। उसकी वजह से जो है वो बह जाता है पानी हम, और वो मतलब जब ज़रूरत पड़े तब नहीं मिलता, वाटर शॉर्टेज हो जाता है। मेघालय तो अपन इंडिया जानते का हैं ना सबसे। वेटेस्ट हाँ, वेटेस्ट सही वही। चेरापूंजी करके जगह है ना। ओके, मुझे लगा वैसे मैंने देखा उल्टा जाए तो समझा था। चेरापूंजी की बात आई है तो शायद रिसेंटली न्यूज़ में ये भी था कि महाबलेश्वर अभी वो किया है उसके साथ, मतलब चेरापूंजी जो है उसके साथ रिकॉर्ड किया है इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। क्या किया है? जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है ना, हम्म उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक तो हम ऐसे सुनते आ रहे हैं ना कि अ, मौसिनराम जो भी है चेरापूंजी, ये हाईएस्ट रहता था रेनफॉल। बट आई थिंक लास्ट ईयर शायद से न्यूज़ में था कि महाबलेश्वर का भी जो अभी रेनफॉल इतना बढ़ गया है कि वो रिकॉर्ड इक्वल कर दिया उसके साथ। कहाँ पे? चेरापूंजी के साथ। वो एक बार चेक कर लेना। ओके ओके। ये तो वही रीजन इसने ये दिया है कि द वार्म मॉइस्ट विंड्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट मूविंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल में, वो जो विंड्स है वो वार्म हो जाती है और उसको बहुत छोटे से एरिया में जाना पड़ता है, कन्वर्ज इनटू द नैरो जोन और खसी हिल्स। तो सारा जो मॉइस्चर है वहाँ पे कंसंट्रेट हो जाता है, ऐसा बोला, इसलिए बहुत ज़्यादा वेट रहता है वो। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है। तो मतलब अगर प्लेन्स की बात की जाए तो इसमें मतलब ब्रह्मपुत्र सबसे लार्जेस्ट रिवर है। और मतलब अगर ऑल ओवर इंडिया की भी बात की जाए तो एज अ वॉल्यूम देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र इंडिया में भी सबसे लार्जेस्ट आती है। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ पे होता है तो मानसरोवर लेक में होता है। और वो अरुणाचल प्रदेश में एज अ दियांग एंटर करती है। और अगर रिवर कोर्स की बात की जाए तो वो नैरो है, और न्यूमरस स्ट्रीम मतलब जो स्ट्रीम्स है वो फ्लो होते हैं, और उसी की वजह से मतलब ये फ्लड प्रोन जोन है। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखा जाए तो उसमें मतलब ब्रह्मपुत्र की जैसे ट्रिब्यूटरीज वगैरह दी गई है, वो देख लेना। ये जो स्ट्रीम्स है वो नॉर्थ टू जैसे नॉर्थ से फ्लो होती है, और उसी के मतलब ये मतलब बहुत स्विफ्टली फ्लो होती है। और उसी की वजह से जैसे अलुवियल फैंस हो गए, या फिर मतलब ये ये सब मतलब जैसे मानस सुबनश्री वगैरह रिवर में से आती है, और उसकी वजह से मतलब ये मतलब अच्छा खासा सॉइल प्रोवाइड करती है। और जो साउथ से जो रिवर्स साउथ प्लेटू से जो रिवर्स देती है वो स्मूथ फ्लोइंग होती है, जैसे दिबांग हो गई, लोहित हो गई, धनश्री हो गई, वो वाले। और यहीं पे मतलब देखा जाए तो
कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं सुबनश्री रिवर के बारे में। इट जॉइंस ब्रह्मपुत्र इन अपर आसाम वैली एंड धियांग और बुरी धियांग जो है वो ओरिजिनेट करती है पटकाई हिल्स से, अरुणाचल प्रदेश से। बराक रिवर की बात की जाए तो इट ओरिजिनेट्स इन बरेल रेंज एंड फ्लोज थ्रू काचर प्लेन एंड एंटर्स इन द बांग्लादेश विद मतलब बांग्लादेश में सुरमा नाम से ये फ्लो करती है। बराक को ही बांग्लादेश में सुरमा बोलते हैं। कुछ ब्रह्मपुत्रा की मतलब लेफ्ट हैंड एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख लेते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में दियांग और मतलब उसे ही सिकांग बोलते हैं, फिर लोहित, बुरही दियांग, धनश्री, सुमा और कपिली। ये लेफ्ट बैंक रिवर्स है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो सुबनश्री, मानस, तीस्ता, संकोश, किमांग और रेडा और जल्दा का। मतलब सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ तो पता होनी चाहिए जिससे हमें एलिमिनेशन कर सके। उसी के नीचे मतलब मैप क्लियर दिया गया है, उसमें देख लेना कि मतलब सुबनश्री कहाँ पे है, लोहित कहाँ पे है, बराक कहाँ पे है, सुरमा कहाँ पे है, तीस्ता कहाँ पे है। फिर फिर वही मतलब आगे जाके फिर जमुना बोलते हैं उसे, फिर वही पद्मा हो जाती है और ऐसे जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसी में थोड़ा तीस्ता के बारे में देख लेते हैं। ये सिक्किम में राइज होती है और उसे सिक्किम की लाइफलाइन भी बोलते हैं। मतलब यही बाद में मतलब आसाम में मिल जाती है, इसलिए मैंने तीस्ता का यहाँ पे दे दिया था। अगर मैप में भी देख लो कि मतलब ये कैसे कैसे फ्लो होती है। और ये देख लेना कि तीस्ता जो रिवर है वो बॉर्डर बनाती है सिक्किम और वेस्ट बंगाल बिफोर ज्वाइनिंग टू ब्रह्मपुत्र। ओके। ये सोलामो लेक में ओरिजिनेट होती है इन सिक्किम में। और वही मतलब कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं वो मतलब देख लेना। ज्यादा मतलब डीप में चले जाएंगे तो फिर मतलब हमें 1-2 घंटे लग जाएंगे इसी में। सिर्फ ये एक मतलब बार अगर देख लेना मैप। हम्म तो वही मैप में मतलब अच्छा अच्छे से दिया गया है कि तीस्ता कहाँ पे है, फिर मतलब उसकी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है वो कहाँ पे है और कहाँ पे जैसे मर्ज हो रही है वो दे दिया। फिर मतलब तीस्ता की अगर ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो लेफ्ट बैंक में दिक्चु है, रैंको रिवर है, लैंग लैंग चू, मतलब मुझे तो ये याद नहीं रहते, कैसे याद करते हैं देख लेना। राइट बैंक में रांगचाप चू है, रंगीत है, रिंगांग चू है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मानस रिवर है। मानस रिवर जो कि मतलब इंडिया भूटान दोनों में से फ्लो करती है एंड ये भूटान की लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। और ये तीन मतलब 3 अदर मेजर स्ट्रीम्स में फ्लो करती है बिफोर इट अगेन मतलब इंडिया में आने से पहले इन वेस्टर्न आसाम। अगर मतलब कंट्रीज की बात की जाए तो ये इंडिया, भूटान, चाइना तीनों में से पास होती है। और ये ब्रह्मपुत्रा में जो जोगी गुफा करके एक जगह है वहां पे मिलती है। नीचे एक ये दिया है। और जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड एलिफेंट रिजर्व है वो भी मतलब यहीं पे आता है। ठीक है, लोहित रिवर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये मतलब इसे ही झायो रिवर भी बोलते हैं। ये और मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इसी में मैप में मार्क्ड है क्या कहीं?
इस मैप में मार्क नहीं है शायद। नहीं है ना, ठीक है। नीचे होगा लेकिन शायद बाद में। ठीक है, लोहित पे चलना है। लोहित। लोहित को ही जायु रिवर बोलते हैं, और ये इंडिया और चाइना दोनों में से फ्लो होती है। और हमने देखा कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर मतलब वही along with Dhiang it merges into Brahmaputra। तो वही ओवरऑल आसाम की ड्रेनेज सिस्टम के बारे में दिया है, मतलब जैसे डैम्स वगैरह हो गए उसके बारे में दिया है नेक्स्ट स्लाइड में। तो डैम की बात की जाए तो पैगलाडिया डैम है, सुबनश्री डैम है ऊपर, और नीचे अगर देखा जाए तो वो खांडोंग डैम। ओके, ये खांगडोंग कुछ ऑन डैम, कोपिली। हाँ कपिली पे है, और सुबनश्री पे सुबनश्री डैम है। एंड पगलाडिया ऑन वो तीस्ता पे शायद है, तीस्ता शायद ही लग रहा है। तीस्ता पे ही है शायद। ओके, आगे चलना है। चेक कर लेना, हाँ चेक कर लेना, कोई मतलब ऐसा ना हो कि गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर कुछ हिल्स है वो भी देख लेना, लोकेशन रिवर ही मतलब है जैसे पगला दिया। पगला दिया रिवर ही है क्या? ओके, ब्रह्मपुत्र की ये है वो ट्रिब्यूटरी। ठीक है, मतलब मैप में वैसे नहीं दिया था इसलिए मैं डाउट था, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को तो मिल ही नहीं रही है ना मैप में। ठीक है, तो वही मतलब जैसे कुछ रिलीफ फीचर्स में ये देख लेते हैं कि मतलब हिल्स के बारे में देख लेते हैं। मिकिर हिल्स है, रेगमा हिल्स है, नॉर्थ चचर हिल्स है, वही उसी साइड में कार्बी हिल्स है। बरेल रेंज की लोकेशन देख लेना, बराक प्लेन में एकदम साउथ में बराक प्लेन है, और ये साउथ ब्रह्मपुत्र हिल्स है एकदम लेफ्ट साइड में। जो मिकिर हिल्स है वो मतलब एकदम साउथ, दीज आर लोकेटेड इन साउथ ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क, ये देख लेना। और इट इज अ पार्ट ऑफ कराबी एंगलोंग प्लेटो। जो काचर हिल्स है और बरेल रेंज है, इट सेपरेट्स द ब्रह्मपुत्र प्लेन फ्रॉम बराक वैली। ओके, नेक्स्ट देख लेना। अब मतलब ब्रह्मपुत्र मतलब ये आसाम में मतलब सॉइल्स के बारे में देख लेते हैं। टोटल 3 टाइप्स की सॉइल मिलती है। एक तो एलुवियल सॉइल मिलती है, मतलब लगभग मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसका मतलब ब्रह्मपुत्र से मतलब घिरा हुआ है, तो यहाँ पे हमें ज्यादातर एलुवियल सॉइल ही मिलती है। लेकिन कुछ पोर्शंस में रेड एंड येलो सॉइल भी मिलती है, और जैसे एकदम माइन्यूट पोर्शन में लैटराइट सॉइल भी मिलती है, जो मतलब एकदम थोड़ा राइट में है और थोड़ा साउथ में भी। नेक्स्ट में हम रेनफॉल के बारे में देख लेते हैं। रेनफॉल में मतलब ये ज्यादातर ट्रॉपिकल मानसून टाइप का रेनफॉल होता है, और उसी की वजह से मतलब यहाँ पे बहुत तगड़ा रेनफॉल होता है, और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहती है। और ये जो रेनफॉल होता है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। और वही मतलब जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसी की वजह से वो ऊपर चला जाता है, और ये ऊपर से नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी मतलब बारिश होती है। अगर मेजर क्रॉप्स की बात की जाए तो जैसे राइस हो गया, पोटैटो हो गया, कुछ पार्ट्स में जैसे
गन्ना भी उगता है। फिर टी तो मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है आसाम का। हमने पहले भी देखा था कि 50% ऑफ द इंडियाज प्रोडक्शन ऑफ टी इज फ्रॉम आसाम ओनली, और अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वो 15% है। तो यही है कि मतलब कुछ मतलब जैसे वीट कई जगह पे है, कई जगह पे एरिका नट है, फिर जूट है, ऑयल सीड्स है। ये कुछ कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जो कि आसाम में पाए जाते हैं। अरेका नट भी है। एरिका नट। ओके। तो नेक्स्ट अगर बात की जाए तो वो मिनरल मिनरल बेल्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो मतलब हमने जब जब स्टेट्स किए वो तब तब मतलब इंडिया के लगभग सभी मिनरल बेल्ट्स डिस्कस किए हैं। और जो आसाम वाला मिनरल बेल्ट आता है वो हिमालयन बेल्ट में आता है। तो इट इज एंडोर्ड विद जैसे मिनरल्स, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, मतलब दिख गई है तो पता चल जाता है कि मतलब क्या होगा वहां पे। फिर वहां पे कोल भी मिलता है, लाइमस्टोन भी मिलता है, और आयरन ओर्स भी मिलते हैं कुछ। और जो मेन ऑयल बेरिंग स्ट्रेटा है वो एक्सटेंड करता है अपर आसाम तक अलोंग ब्रह्मपुत्र वैली। कुछ रेडियो एक्टिव मिनरल्स भी मिलते हैं वहां पे। वही था। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं जिसमें से दिग्बोई मोस्ट प्रोमिनेंट है। मतलब ऑयल फील्ड्स की बात की जाए तो दिग्बोई है, शिवसागर है, मोरान है, फिर गेलेकी है, धुलियाजान है, लाकवा है, फिर गोलाघाट है। ये कुछ ऑयल रिफाइनरीज है। ऑयल, हाँ, ऑयल फील्ड्स है। ऑयल और फील्ड्स। ऑयल रिफाइनरीज की बात की जाए तो लेफ्ट से जैसे बोंगाईगांव है, गुवाहाटी है, फिर नुमालीगढ़ है, और नाहरकटिया। ये कुछ ऑयल रिफाइनरीज है। ये और नुमालीगढ़ शायद थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, गुवाहाटी और नुमालीगढ़। हम्म ओके। मतलब बोंगाईगांव का भी मैंने नाम बहुत सुना है। मतलब ये तीन तो मतलब नाम बहुत सुने हैं मैंने, बोंगाईगांव, गुवाहाटी, नुमालीगढ़। और अगर ऑयल फील्ड्स की बात की जाए तो दिग्बोई तो मतलब बहुत बार सुना है, और शिवसागर भी, शिवसागर और गोलाघाट, ये तीन तीन नाम सुने ये बस एक बार ज्यादातर। पढ़ लेना यार, एनजीटी हैज डिसमिस्ड। पढ़ रहे। वही अगर आसाम के ऑयल फील्ड्स की बात की जाए तो वो ज्यादातर मतलब रिलेटिवली इनएक्सेसिबल है, क्योंकि मतलब तो ज्योग्राफिकल रीजन्स वगैरह उसकी वजह से, एंड दे आर डिस्टेंटली लोकेटेड फ्रॉम मेन कंज्यूमिंग एरिया। तो वही है। और एनजीटी हैज डिसमिस्ड अ पिटिशन बाय नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जो एनआरएल भी बोलते हैं, फॉर रिटेनिंग अ concrete boundary wall in Deopahar Reserve Forest so as to protect elephant corridors। तो एलिफेंट कॉरिडोर्स को बचाने के लिए एनजीटी ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को मतलब एक बाउंड्री वॉल बनाने को मना किया है। जो जो कि मतलब कंक्रीट बाउंड्री वॉल थी उसकी है। मतलब जो देओपार रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें वो बाउंड्री वॉल बना रहे थे, तो उसको मना किया है उन्होंने। और जो एनआरएल है वो आसाम का फर्स्ट ऑयल पीएसयू है जिसने ऑनलाइन लीगल कंप्लायंस सिस्टम अडॉप्ट किया है। मतलब ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेना। अगर पावर प्लांट्स की बात की जाए तो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स हैं और कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी हैं। पहले हम थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। एक है जो दियांग के पास है, जो कि खातलागुरी है, खातलगुरी है। मतलब प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है, देख लेना। वो खातलगुरी है। फिर एक है वो बोंगाईगांव। ये दो थर्मल पावर स्टेशन है। और एक मतलब एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, वो
वो कोपिली है, जो कि कोपिली रिवर पे है। हाइड्रो। हाइड्रो वाला। तो कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन है, वो सीरियस डैमेज से सफर किया था ड्यू टू contamination of Kopali River with acid mine discharge from the open cast coal mines and rat hole mining, जो कि मेघालय में हुई थी। By तो any उसी की वजह chance, से does anybody know those different types of mining? ओपन कास्ट है या फिर रैट होल? डिफरेंस किसी को पता है क्या? ओपन कास्ट मतलब जैसे ओपनली माइन होता है ना, और रैट होल मतलब जैसे रैट का जैसे होल होता है ना, मतलब चूहा जैसे अपना बिल बनाता है, उस टाइप से माइनिंग होती है। तो उसमें हम बच्चे बच्चे छोड़ते हैं, वो वाला इशू हुआ था ना बीच में। राइट। हाँ, तो वो वाला हो गया रेड होल माइनिंग। और ओपन वाला मतलब जैसे गुंडे मूवी देखी होगी तुमने, मतलब बॉम्ब तो ब्लास्ट कर उसमें लेते हैं क्या हाँ ओपन हाँ कास्ट में? हाँ, वो वाला करते हैं। ठीक है। मतलब ओपन कास्ट जहाँ में मशीन वगैरह यूज कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब किसी को ज्यादातर मतलब अगर खोदना है तुम्हें तो मतलब वो मतलब ब्लास्टिंग मटेरियल यूज करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि लेकिन मतलब ओपन होता है तो हम ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। रेड होल में मतलब जगह छोटी मिलती है ना हमें, कोलैप्स होने का खतरा है। कोलैप्स होने का चांसेस होते हैं। ओके। ब्रिजेस। तो ब्रिजेस के बारे में देख लेते हैं। ब्रिजेस में मतलब कुछ ब्रिजेस इंपॉर्टेंट है, उसमें से बोगीबील ब्रिज सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आसाम की लाइफलाइन भी कहा जाता है, और ये एक सेकंड लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है एशिया का। और ये डिफेंस एक्टिविटी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से मतलब इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो अरुणाचल प्रदेश में मोबिलिटी वाला काम होता है, वो ज्यादातर इसी ब्रिज में पे से होता है। और जो थ्री रोड लेंस है ब्रिज का, इट कैन एक्ट एज अ थ्री लैंडिंग स्ट्रिप्स फॉर एयरफोर्स। मतलब एयरफोर्स वाली लैंडिंग वगैरह भी यही पे होती है। फिर एक है धोला सदिया ब्रिज, जो कि लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का ओवर वाटर। मतलब यहाँ पे एयरफोर्स इसके लैंडिंग के लिए स्ट्रिप्स भी है, उतना बड़ा ब्रिज है? हाँ, उतना बड़ा ब्रिज है वो। राइट। और जो बोगीबील है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रेड रोड ब्रिज है, रेड रोड ब्रिज है, वो देख लेना। और जो धोला सदिया ब्रिज है वो मतलब इंडिया का वाटर पे जो ब्रिजेस होते हैं उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, जो कि मतलब लोहित रिवर पे है। एक दियांग रिवर ब्रिज भी है, जो कि मतलब अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन मतलब मैप में दिया है तो वैसे ही देख लेते हैं। वो सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है अबव वाटर। मतलब फर्स्ट वाला हो गया तो वो तो धोला से दिया हो गया, सेकंड वाला देबांग रिवर ब्रिज है। ये धोला सदिया है। दिबांग कहाँ पे है? दिबांग रिवर ब्रिज। वो वो अरुणाचल प्रदेश में है, दिबांग वाला। ओके। ठीक ये है। यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो असम का लॉन्गेस्ट है एंड सेकंड लॉन्गेस्ट इज ऑन दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश। हाँ, असम में जो मतलब धोला सदिया ब्रिज है वो लॉन्गेस्ट है, और राइट। अरुणाचल प्रदेश में है वो दिबांग है, वो सेकंड लॉन्गेस्ट है। बोथ आर अबव वाटर। हाँ, वाटर पे। ठीक है। नेशनल वाटरवेज की बात की जाए तो जो नेशनल वाटरवे 2 है, अ, वो वाला यहीं पे होता है, जो कार्गो मूवमेंट के लिए होता है। और ये रिवर गंगा पे ही हुआ है। और मतलब वही दुबली सदिया वाला वाटरवे है, वो वाला नेशनल वाटरवे 2 है। तो
तो नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ नेशनल पार्क्स है, मतलब यहाँ पे नेशनल पार्क्स बहुत है। तो एक तो लेफ्ट साइड से चलते हैं। एक तो मानस नेशनल पार्क है, जो कि बीच में से बेकी रिवर जाती है। फिर मतलब केमांग रिवर पे मतलब नामेरी नेशनल पार्क है। फिर दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, जिसमें से ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है। और उसके नीचे अगर देखा जाए तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, और वहीं पे ओरांग नेशनल पार्क। तो अगर वैसे देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा के अपर साइड पे 3 नेशनल पार्क्स हैं, और ब्रह्मपुत्रा के नीचे वाले साइड पे 2 नेशनल पार्क्स यहाँ पे। तो यही है, लोकेशन देख लेना, लोकेशन इम्पोर्टेंट है। मतलब ये कम से कम ये वाले नेशनल पार्क्स आसाम में है, ये तो पता होना चाहिए। One is on Manas, the other one on Kemang, Nameri, and Dibru Saikova, Lohit River. हम्म। एंड यहाँ पे दिब्रू काजीरंगा। सैखोवा ब्रह्मपुत्रा रिवर जाती है बीच में से उसके। ओके, काजीरंगा में से कोई रिवर नहीं जाती। करेक्ट। ओरांग में से भी ब्रह्मपुत्रा जाती है, मतलब ब्रह्मपुत्रा 2 में से जाती है। एक है दिब्रू सैखोवा और ओरांग। अच्छा, वैसे मानस नेशनल पार्क के बीच में से मानस नहीं जाएगा, बेकी जाएगा। बेकी जाएगी। ठीक है। फिर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दिए हैं, मतलब ज्यादातर हम याद नहीं रखते वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सिर्फ मतलब एक बार नजर डाल देते हैं। एक ईस्ट कराबी एंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे तो फिर मरत लोंगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे तो फिर वो सोनाई रुपए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लाउखावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बुरचापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मैं शायद एक फैक्ट बताना भूल गया था कि मतलब जनरली मतलब कभी कभार दिमाग में होता है कि आसाम की कैपिटल हम कभी कभी मतलब गलती से गुवाहाटी कंसिडर करते हैं, लेकिन दिसपुर। आसाम की कैपिटल दिसपुर है। तो रामसार साइट्स की बात की जाए तो रामसार वेटलैंड्स में मतलब एक वेटलैंड आसाम में आता है, जिसका नाम है दीपोर बिल। और अगर बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात की जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व्स मतलब 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, एक मानस बायोस्फीयर रिजर्व और एक दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। जो दीपोर बिल रामसार साइट है, इट इज अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के नीचे है, मतलब साउथ में दिख रहा है हमें मैप में। अगर बायोस्फीयर मानस बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो ये मानस नेशनल पार्क और मानस टाइगर रिजर्व, इन दोनों को मतलब ये करता है, मतलब दोनों के बीच में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। यहाँ पे टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। मानस में ही है कि मानस टाइगर रिजर्व है, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व। जहाँ जहाँ मतलब वो नेशनल पार्क्स वगैरह है वहीं पे ये टाइगर रिजर्व है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि सिर्फ वो दिब्रू सैखोवा वाला छोड़ के बाकी चारों नेशनल पार्क्स टाइगर रिजर्व्स हैं। राइट। कुछ एलिफेंट रिजर्व्स भी है, मतलब आसाम मतलब एलिफेंट्स के लिए, एलिफेंट्स और राइनोसेरस के लिए जाना जाता है। तो एलिफेंट रिजर्व्स में एक आता है सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, जो कि मतलब इम्पोर्टेंट है।
और बाकी है वो केमांग एलिफेंट रिजर्व, वो अरुणाचल प्रदेश में। वो देखो ना, कंफ्यूज नहीं होना। और वही दियांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व और साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व, वो साउथ अरुणाचल वाला अरुणाचल प्रदेश में है, और दियांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व वो वाला इसमें है, मतलब आसाम में। वही मतलब बाकी एलिफेंट रिजर्व्स भी दिए हैं, जैसे काजीरंगा कार्बी एंगलोंग एलिफेंट रिजर्व हो गया, फिर धनसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व है, और जो इटानकी एलिफेंट रिजर्व है वो नागालैंड में। और एक एलिफेंट रिजर्व दिया है जो कि चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व है, एकदम ईस्टर्न साइड में आता है आसाम के। और वही जो वेस्ट बंगाल में एक एलिफेंट रिजर्व है वो ईस्टर्न द्वार। डोर्स हाँ, डोर्स एलिफेंट रिजर्व। कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में देख लेते हैं। दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, एक मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक काजीरंगा नेशनल पार्क। दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ये हो गई अब तक, मतलब जैसे ज्योग्राफी के लिए हमने क्या क्या आसाम में है वो देख लिया। अब आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से मतलब क्या क्या पॉइंट्स है कुछ देख लेते हैं। फिर पहले तो मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर में पहले आता है कामाख्या टेम्पल। हमने मतलब बहुत बार नाम सुना है कामाख्या टेम्पल के बारे में, और ये कामरूप टेम्पल भी कहते हैं इसे। और ये लगभग 8 to 17 सेंचुरी में हुआ था, और जो मदर कामाख्या है वो यहीं पे होता है। मतलब जनरली यहाँ पे जो सेक्ट्स है वो वैष्णव ट्रेडिशन के है, तो उससे हमें आइडिया लग सकता है कि यहाँ पे टेम्पल कौन से होंगे, क्या होंगे उस रिलेटेड। फिर एक टेम्पल है उमानंद देवलोई, जो कि मतलब पिकॉक आइलैंड जहाँ पे है, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और ये उमानंदा देवलोई गुवाहाटी में। और कुछ और अगर भी डायटी, देखा ना हमने थोड़ी देर पहले उमानंदा के नाम से ही। हाँ वो स्टार्टिंग में जैसे देखा था वो उमानंदा एक स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है करेक्ट। वर्ल्ड का। राइट। तो वही बोल रहा है कि ये एक टेम्पल है उमानंदा देवलोई, जो कि मतलब उमानंदा मतलब जैसे उमा पार्वती वगैरह होती है ना, राइट। तो वो उसमें से उमा वाला उमा मतलब शिव को बोलते हैं। उमा मतलब पार्वती, महेश्वर मतलब शिव है। ऐसे होता है क्या? हम्म। तो उमा पार्वती ऐसे क्यों बोलते हैं? उमा पार्वती बोलते हैं क्या? क्या उमा शंकर बोलते हैं उमा क्या? शंकर बोलते हैं या क्या उमा किसका? महेश्वर बोलते माय हैं। माय बैड। हाँ मतलब मतलब एटलीस्ट कैसे शिव भी से रिलेटेड। हाँ। हाँ शिव से रिलेटेड है ये तो पता चल हाँ। जाएगा हमें। करेक्ट। ठीक है। एक नवग्रह टेम्पल है, जो कि जैसे 9 प्लैनेट्स हैं हमारे उसके रिलेटेड है, वो भी आसाम में ही है। चित्रसल हिल्स गुवाहाटी में है, वो देख लेना। ये मतलब किसने बिल्ड किया था, मतलब देखना है तो मतलब उमानंदा देवलोई है वो अहोम किंग ने किया था। गदाधर सिन्हा करके कोई है, सिंह कोई है, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं, सिर्फ अहोम किंग ने किया था वो देखना। फिर नेगरेटिंग शिवा देव, मतलब दौल जो है, मतलब उसी को हम देवड़ बोलते हैं ना, या फिर मतलब उस, तो ये भी शिवा के रिलेटेड है। और
हयाग्रीवा माधवा टेम्पल है। ये नरसिंहा डायटी है यहाँ पे। करेक्ट। मतलब ये सारे के सारे टेम्पल्स आसाम में है। कौन कौन से? कामाख्या, उमानंदा, नवग्रह और नेग्रेटिंग शिवा और हयग्रीवा, ये वाले। ये सिर्फ इसकी हयग्रीवा विष्णु से रिलेटेड है, बाकी सब शिव से। हम्म और जो कामाख्या। नवग्रह वाला है वो नवग्रह वाला नवग्रह से रिलेटेड है, वो उसकी कोई डाइटी नहीं है। ठीक है। फिर मतलब कुछ ऐसे भी इंडिया में रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पे वुमेन की एंट्री बैन है। उसी में से एक है वो पाटबौसी सत्र करके एक टेम्पल है जो कि आसाम में है। यहाँ पे वुमेन की एंट्री बैन। कुछ सन टेम्पल्स हैं इंडिया के, उसमें से एक सन टेम्पल आसाम में है जिसका नाम सूर्य पहाड़ टेम्पल है, जो कि गोलपारा में है। मतलब गोलपारा आसाम में है। फिर अगर फ्लोर डिजाइन की बात की जाए तो जो अरिपना है, मतलब जो वेस्ट बंगाल और असम दोनों में पाया जाता है, वो मतलब वही है। फिर अगर नेचुरल साइट्स की बात की जाए तो एक मानस और काजीरंगा, ये दो नेचुरल, जैसे हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला देखा था ना, तो वही है कि मतलब मानस वाला और काजीरंगा दो है। फिर अगर वुड क्राफ्ट्स की बात की जाए तो शीतल पत्ती है, जो कि ग्रास मैट भी बोलते हैं उसे, एक आसाम का है। शीतल मतलब जैसे फूल होता है ना, और पत्ती मतलब मैट होता है, ये फुल मैट बोलते हैं। कहाँ लिखा है मैट्स के बारे में? ऊपर ऊपर। यही। आसाम मैंने मार्क किया है, देखो वहां पे। अच्छा ठीक है। शीतल पट्टी। शीतल पट्टी। पट्टी मतलब मैट होता है ना, राइट। और शीतल मतलब फूल होता है, मतलब राइट। ठंडा जिसे बोलते हैं शीतल को। राइट। रीड से बनाया जाता है ये। हम्म जिसमें नॉट्स वॉट्स कुछ नहीं होते। हम्म। यही है। अगर फोक फोक म्यूजिक की बात की जाए तो आसाम का जो फोक म्यूजिक है वो जिकिर है। और इसकी ज्यादातर थीम जो होती है वो मतलब इस्लाम को टीच करने वाली होती है। और एक फोक म्यूजिक है वो बोरगीत है, वो आसाम का ही है। और ये पहले शंकर देवा ने कंपोज किया था। और शंकर देवा और माधव देवा ने। और ये मतलब एक सरना धर्म के बारे में है। मतलब एक सरना धर्म क्या है, मतलब मुझे आइडिया नहीं है, किसी को है तो बता देना। नो आइडिया। ठीक है, बाद में देख लेंगे। अगर डांस की बात की जाए तो डांस में मतलब जो 8 क्लासिकल डांस है उसमें से एक आता है सत्रिया डांस, जो कि आसाम का है। और ये वैष्णव संत जो शंकर देवा थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इसमें सिर्फ मतलब जो मेन मेन पॉइंट्स है वो देख लेना। इसमें मेल फीमेल दोनों डांस करते हैं। और ये ये जो विष्णु की मैथोलॉजिकल स्टोरीज है वो नरेट करते हैं इसमें। और इसमें नृत्य, नाट्य और नृत्य, ये तीनों होते हैं। और इसमें जो मेल मॉन्क्स होते हैं, जिनका ग्रुप होता है, उसे भोकोट्स भी बोलते हैं। और इसमें अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो खोल जिसे ड्रम बोलते हैं, सिम्बल्स जिसे मंजीरा बोलते हैं, और फ्लूट्स, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है वो यूज किए जाते हैं। इसमें मतलब रिदमिक सिम्बल्स होते हैं। और
जो डांस पोस्चर्स होते हैं वो मतलब फुटवर्क होता है उसमें। जैसे इसमें लास्य और तांडवा के दोनों एलिमेंट्स मैच किए जाते हैं, मतलब दोनों एलिमेंट्स होते हैं इसमें। Lasya is expression, Tandava is the footwork. तांडवा इज मतलब लास्या फीमेल वाला होता है ना पार्ट, और तांडवा ज्यादातर मतलब मेल वाला पार्ट होता है, तो उससे देख। Costumes, तो dhoti and हम्म हाँ हम्म बता। अगर इसकी बात की जाए तो सत्रिया डांस में हैंड हैंड जेस्चर्स या फिर फुटवर्क दोनों बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर कॉस्ट्यूम्स देखे जाए तो मेल के कॉस्ट्यूम्स धोती होती हैं और टर्बन पहनते हैं वो, जैसे पगड़ी बोलते हैं ना वो। फिर कुछ ज्वेलरी भी जो फीमेल्स होती है वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनती है असमी। और घुरी और चांडर चांडर जो होता है वो मतलब सिल्क से बना होता है, जो पट सिल्क होती है उससे बना होता है। और वेस्ट में मतलब एक मतलब कपड़ा बांधते हैं दोनों, जो मेन वुमेन होते हैं दोनों एक कपड़ा बांधते हैं। और एक अंकिया नाट करके है, ये एक सत्रिया का ही टाइप है जिसमें म्यूजिकल ड्रामा इन्वॉल्व होता है। और ये पहले मतलब असमीज मैथिली में लिखा था, मतलब मिक्स लैंग्वेज में लिखा था, जिसे मतलब ब्रजवली बोलते हैं। और इसका और एक फॉर्म है जिसे भावना भी बोलते हैं। ये भावना वेस्ट बंगाल का है ना, या फिर? नहीं, आसाम में भी होता है ये, अच्छा, मतलब वेस्ट बंगाल में होता है, यहाँ पे भी होता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है भावना क्या है, हम्म, स्पेशली इन मजूली आइलैंड। हम्म। कुछ फोक डांस के बारे में देख लेते हैं, मतलब कौन से डांस का मतलब कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। व्यू तो पता है, मतलब जैसे पीछे हाथ रख के ऐसे मतलब हम्म ये करते हैं, वो व्यू डांस हो गया। फिर अगर फोक थिएटर की बात की जाए तो एक अंकिया नाट है जो हमने मतलब सत्रिया डांस में देखा था, मतलब अभी जैसे पढ़ रहे थे। एक फोक थिएटर है वो अंकिया नाट है। ये एक वन एक्ट प्ले है, और शंकर देवा ने फेमस किया था इसे। और अगर थिएटर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो ओजापल्ली है आसाम का, मतलब आसाम की बात करें तो सारे वही के होंगे। और भावना मतलब ये वाले यहाँ पे है। ये अगर सरपेंट गॉडेस के लिए इट सीम्स ओजापली। ओजापल्ली सरपन गॉडेस की। ओजा is the main narrator हम्म, and Palis are the members or chorus group. हम्म। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि अभी देख रहे हैं इसलिए हमें पता चलता है कि ये इसके लिए अगर पूरा फुल थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट देखा जाए तो वो सारे याद नहीं रहते हैं। करेक्ट करेक्ट, तो इसीलिए सिर्फ मतलब इतना देख लो कि कौन सा कहाँ से, ठीक मतलब यहाँ पे रखने का ये पर्पस था कि मतलब ओजापल्ली और भावना आसाम से रिलेटेड है, राइट। इतना पता होना चाहिए। अगर पपेट्री की बात की जाए तो पपेट्री में एक पुतुल नाच करके पपेट्री है। वो मतलब बंगाल उड़ीसा आसाम रीजन से आती है। तो आसाम रीजन में कौन सी पपेट्री फॉलो की जाती है तो वो पुतुल नाच है। इसमें तीन जॉइंट्स होते हैं, मतलब नेक एंड शोल्डर में। और ये म्यूजिक के साथ साथ मतलब इसे नचाता है, मतलब म्यूजिकल टूर। फिर अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए तो आसामीज लैंग्वेज तो पता ही है हमें, यहाँ पे यूज होती है ज्यादातर। और अगर लिटरेचर की बात की जाए तो आसामीज लिटरेचर में शंकर देव ने मतलब अ, कुछ क्रॉनिकल्स ये किए थे, मतलब और बुर्जिन्स बोलते हैं जिसे कोर्ट क्रॉनिकल्स भी बोलते हैं। इससे असमीज लिटरेचर बहुत डोमिनेट है। और कुछ स्कॉलर्स हैं, सिर्फ नाम देख लेना, पद्मनाथ गोहिंगबुरा और लक्ष्मीनाथ बिरजोबारा, ये कुछ ये। फिर कुछ ये नोटेबल मिडिवल पीरियड में कुछ नोटेबल एल्यूमिनीज है, वो सरला दास जो कि 15th सेंचुरी में थी।
फिर उपेंद्र भानिया है, जिन्होंने मतलब 18th सेंचुरी में कुछ लिखा था। और अगर लेटेस्ट वाला देखा जाए तो राजनाथ रे हैं और फकीर मोहन सेनापति हैं। मतलब मैंने इनका नाम नहीं सुना था, मैंने ये पढ़ते वक्त ही पहली बार सुना। ये दोनों उड़ीसा ही थे, वही तीनों है। सॉरी सॉरी, चारों चारों। हम्म, वही अच्छा, उन कंफर्म ये ओडिया लिटरेचर से है। हाँ ये चारों ही है। तो ठीक है, मतलब सरनेम्स भी वैसे ही लग रहा है ना। हम्म। तो परसों हमने एक क्वेश्चन देखा था होली के रिलेटेड, तो वही मतलब अगर आसाम के वेस्ट बंगाल और आसाम के पार्ट में जो अ, होली मनाई जाती है उसी को धोल यात्रा भी बोलते हैं। यहीं पे एक फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं तो एक माजुली फेस्टिवल है, वो भी मतलब आसाम में आता है, इतना ही देख लेना। मतलब माजुली आइलैंड यहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली मतलब यहाँ का जो फेस्टिवल है वो भी इसी में आया, यहीं पे आएगा। वही अगर अंबुबाची मेला है जो कि मतलब आसाम में होता है, ये इसे अमेठी भी बोलते हैं या फिर तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल भी बोलते हैं। ये 3 दिन का फेयर होता है जिसमें मतलब कामाख्या टेम्पल के पास होता है। और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स आते हैं। और मतलब मेला है तो ऑब्वियसली मतलब क्या हो रहा है पता होगा, तो एक जगह पर है। सिर्फ ये याद रखना है कि ये कामाख्या टेम्पल के रिलेटेड है। और इसे अमेटिया तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल भी बोलते हैं, ये फर्टिलिटी के रिलेटेड है। एक है रंगाली बिहू फेस्टिवल। मतलब बिहू है तो ऑब्वियसली मतलब ये देख लेना कि बिहू वाला वर्ड जिससे एसोसिएटेड है वो असम से है। भले वो कुछ भी हो, मतलब एक 3-4 टर्म्स है यहाँ पे, वो सारे के सारे आसाम से रिलेटेड है। और मुझे नहीं लगता कि बिहू रिलेटेड किसी और स्टेट में कुछ है। तो रंगाली बिहू फेस्टिवल है वो मतलब ये जो न्यू ईयर का ट्रेडिशन है उसे रंगाली बिहू फेस्टिवल बोलते हैं। एक रास फेस्टिवल है जो कि भावना या फिर जो ट्रेडिशनल डांस है उसे ये करते हैं शो, मतलब वो हिंदू मैथोलॉजी पे बेस है, स्टोरीज वो मतलब बताते हैं इसमें। फिर एक है माघ बिहू फेस्टिवल। मतलब ये वाला भी आसाम में है, ये पता होना चाहिए। इसमें भोगाली बिहू भी कहते हैं माघ बिहू को। मतलब ये माघ मंथ में जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसमें जो माघ मंथ है उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। माघ में मतलब जैसे अ, मकर संक्रांति वाला आता है वो वाला। संकर मतलब एक ये भोग का वर्ड जब भी आया ना, समथिंग इट्स रिलेटेड टू मकर संक्रांति, इवन इन साउथ इंडिया, मतलब भोगी सेलिब्रेट करते हैं हम। करेक्ट करेक्ट। संक्रांत के बाद वाला होता है वो भोगी। हम्म। फिर भौवा डांस एक है, मतलब ये भी आसाम से है, ये देख लेना। और ओजापल्ली डांस हमने देखा, ये कुछ डांस के फोक डांस है जो कि आसाम से रिलेटेड है। अगर ट्राइब्स देखे जाए तो हम, बोडो और बर्मन कास्टी, ये ट्राइब्स है वो मतलब आसाम के पार्ट। फिर वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो गोल्डन लंगूर और इंडियन राइनो, ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। गोल्डन लंगूर जो कि एंडेंजर्ड है, और इंडियन राइनो जो है वो उसका स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। हम्म, चलो ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। वाइल्ड वाटर बफेलो है, वाइल्ड वाटर बफेलो है जिसका स्टेटस एंडेंजर्ड है। मतलब और पिग्मी हॉग है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये देख लेना। मतलब ये सुअर जैसा लग रहा है लेकिन ये सुअर भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड।
फिर कुछ न्यूज़ है, ये मतलब अरुंधति स्वराज योजना वगैरह, इसमें बेनिफिश मतलब ब्राइड को जो ब्राइड थी वो उसको 30,000 पैसे मिल जाएंगे गोल्ड बाय करने के लिए मैरिज के वक्त। ये वाला देख लेना। ये वुमेन एम्पावरमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए और चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करने के लिए। मतलब ये तभी होता था जैसे एलिजिबिलिटी इसमें ये थी कि 10th स्टैंडर्ड। जो भी, हाँ, जो भी लड़की होगी उसे मिनिमम 10th स्टैंडर्ड करना चाहिए और एक स्पेसिफिक एज दी गई थी कि मतलब जैसे 18 इयर्स मिनिमम एज होती है ना, तो 18 इयर्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद ही अगर शादी करोगे तो वो 30,000 मिल जाएंगे। तो एक प्रणाम बिल है। ये एक मतलब ये इंडिया में पहली बार इस टाइप का बिल बना है जो कि मतलब इट लुक्स आफ्टर द इश्यूज रिलेटेड टू पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग बिल। मतलब अब हम मतलब कुछ लोग अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी भी देखभाल करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। उसके रिलेटेड एक बिल था। फिर देख लेना कि मतलब ये वाला बिल मतलब आसाम में पहली बार हुआ। मतलब सैलरी विल बी डिडक्टेड इफ एट ऑल दे गेट एनी कंप्लेंट्स, ऐसा लिखा है। 10 to 15% of employees salary will be deducted। बताओ, मतलब बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें आसाम में हुई है। फिर एक ये एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जो कि मतलब 4 पैरामीटर्स पे बेस्ड था। एक पब्लिक डिस्क्लोजर, बजटरी प्रोसेसेस, पोस्ट बजट फिस्कल मैनेजमेंट एंड एफर्ट्स टू मेक द बजट मोर ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन फ्रेंडली। एंड आसाम आंध्र प्रदेश के बाद मतलब आया था रैंकिंग में देखा जाए तो। एंड ओडिशा इन द रैंकिंग ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय स्टेट। मतलब पहले आंध्र आसाम प्रदेश, फिर थर्ड है। आसाम। हम्म। फिर इसमें इस रिपोर्ट में ये दिया गया था कि आसाम इज द ओनली स्टेट आउट ऑफ 29 स्टेट्स एंड यूटीज which has published citizen budget in the public domain। ये देख लें, मतलब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है लेकिन ये सच है कि मतलब आसाम इज द ओनली स्टेट आउट ऑफ 10 states and union territories which has published citizen budget in the public domain। तो करप्शन सिटीजन रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही रिलीज करता है ना रिपोर्ट? किस रिलेटेड? करप्शन रिलेटेड। हाँ, करप्शन रिलेटेड भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। राइट। तो वही एक आसाम विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 2015 का। 15 का है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सुपरस्टिशंस को रिमूव करने के लिए एक एक्ट था, इतना ही है, देख लो। किसी को वो मूवी याद है क्या, परी, अनुष्का का, अनुष्का शर्मा? वो विच दिलजीत हंटिंग। दोसांझ। नहीं नहीं नहीं, वो वही मतलब था ना? दिलजीत नहीं था वो, वो एक। फिलोरी था। हाँ वो फिलोरी। फिलोरी है। हाँ, हाँ वो फिलोरी था। एक और मूवी ओके है परी करके, वो विच हंटिंग के बारे में, आई मीन इन वेस्ट बंगाल असम उसी एरिया में। ओके, अच्छा वो नहीं देखी मैंने। ठीक है, सही। जीआई टैग्स में एक बोका चल रहा है ऐसे, जो कि आसाम में है। ये देख लेना। अगर स्प्रिंग फेस्टिवल्स की बात की जाए तो मानस नेशनल पार्क में स्प्रिंग फेस्टिवल्स हुआ था। मतलब हमने देखा था ये बराक फेस्टिवल वगैरह ये यहीं पे होता है। मतलब बराक कहाँ पे है, वो तो हमने देखा था कि आसाम में है, तो ये वाला यहीं पे होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं।
मतलब एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है भूपेन हजारिका, जिन्हें भारत रत्न भी मिला था। ये एक सिंगर है, म्यूजिसिस्ट है, लिरिसिस्ट है, लिरिक्स राइटर है, ये भूपेन हजारिका है। फिर मिडिवल की पर्सनालिटीज की बात की जाए तो एक शंकर देव है, जो मतलब जिनका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 1449 टू 1568 में। ही वॉज अ वैष्णव सन, स्कॉलर, पोएट, playwright and socio-religious reformer from Assam, and he propagated the philosophy of एक सारना धर्मा। ये मतलब लॉर्ड कृष्णा, मतलब ऑब्वियसली वैष्णव है तो मतलब लॉर्ड कृष्णा वगैरह इसके रिलेटेड ही होंगे। और सत्राज जो थे, सत्राज आर इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स ऑफ और मोनास्ट्रीज एसोसिएटेड विद एकसारना धर्मा। ये 17 मतलब क्या है, ये पता होना चाहिए कि ये एक सरना धर्मा के रिलेटेड है और शंकर मतलब ये इनसे एसोसिएटेड है। फिर अगर इनके फेमस वर्क्स की बात की जाए तो कीर्तन घोषा एक है जो कि ब्रजवाली में लिखा था उन्होंने, और एक इनके सक्सेसर है वो महादेव है, माधव देव है, सॉरी। Brajwali is mix of Maithili and Assamese. हम्म। तो कुछ पॉइंट्स जल्द से रिवाइज कर लेते हैं, मतलब इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से। एक एंग्लो भूटानीज रिलेशनशिप थी, मतलब आसाम में ब्रिटिश ने आसाम को ऑक्युपाई कर लिया था 1816 में। और बाद में फिर मतलब ये 1865 ने 1865 में भूटान ने मतलब सरेंडर किया था। ये वाला देख लेना। फिर अगर 1857 रिवोल्ट्स की बात की जाए तो उसमें असम में एक लीडर थे जो कि मंजराम दत्ता बुर्रा और खांडो परेश्वर सिंह करके एक थे। बाकी लीडर्स तो मतलब देखते ही है, लेकिन असम वाले लीडर्स हम नहीं देखते, तो असम में भी एक लीडर थे। अगर 1921 की बात की जाए तो एक असम टी प्लांटेशन स्ट्राइक हुआ था, उसके लीडर थे जेएम सेनगुप्ता। फिर अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की जाए तो एनसी बारडोली थे बारडोली वो। हाँ, बारडोली। ऐसे वो याद रख सकते हैं ना, मतलब सीएम भी बारडोली थे असम में। हम्म। वन ऑफ मतलब बारडोली मतलब ये असम से ही आते हैं। हम्म। राइट। वो लेकिन बारडोली सत्याग्रह वो वाला गुजरात में हुआ था। हाँ नहीं, बारडोली इज गुजरात, बारडोली इज इट्स अ सरनेम इन असम। ओके ओके। ये एनसीएम में ये लीडर थे, और इन्होंने मतलब प्लांटेशंस के खिलाफ वगैरह मतलब स्ट्राइक किए थे, और ये खुद एक प्लांटर थे। एक अंबिका गिरी रॉय चौधरी थे, जिन्हें आसाम केसरी भी बोलते हैं, और उन्होंने पोएट्री वगैरह लिखी थी, और इन्होंने मतलब नेशनल स्पिरिट जगाने में हेल्प की थी। सीडीएम की बात की जाए तो सीडीएम में एक लीडर थे चंद्रप्रभा सैकियानी। इन्होंने मतलब जो काचरी विलेजेस थे, उन्हें मतलब इंस्टिगेट किया था टू ब्रेक फॉरेस्ट लॉज। अगर जैसे प्री 50 से 1857 की बात की जाए तो एक रिवोल्ट हुआ था मोमरेज का, मतलब रिवोल्ट ऑफ मोमरेज असम में हुआ था, ये देख लेना। जो पीजेंट रिवोल्ट्स हुए थे उसमें से एक था, ये अगेंस्ट अहोम किंग्स था। और इसमें अहोम किंगडम सरवाइव हुआ था, सिर्फ इतना ही देख लेना। बाकी अगर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट्स की बात की जाए तो अहोम रिवोल्ट था जो कि 1828 में हुआ था, 28 टू 30। फिर सिंगपूज रिबेलियन था जो कि 1830 में हुआ था। इट लेड टू मर्डर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट असम बाय सिंगपू इन 1830। मतलब ऑब्वियसली 1857 वाले पहले के रिवोल्ट सारे सप्रेस हुए थे।
सिपोय मुटिनीज में एक रिवोल्ट ऑफ ग्रेंडियर कंपनी हुआ था जो कि 1825 में हुआ, वो भी आसाम में हुआ था। अंडर एक वेल्लोर म्यूटिनी किसके टाइम में हुआ है? एनी आइडिया? वेल्लोर मुटिनी मतलब बाद में बताऊंगी, लेकिन अंडर दैट गवर्नर जनरल सिर्फ वेल्लोर म्यूटिनी हुआ है और कुछ नहीं हुआ। मतलब हमारे स्पेक्ट्रम में पीछे लिखा रहता है ना, वैसे। ठीक है। वो किसके खिलाफ होता? वही याद नहीं है। आई पुट इट इन द ग्रुप। लेकिन उनके टाइम में सिर्फ वेल्लोर म्यूटिनी ही हुआ है। मतलब दैट इज व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। पीछे हमारा जो लिस्ट रहता है ना। ओके। ठीक है। तो वही करंट अफेयर्स के कुछ कुछ स्निपेट्स मैंने ले लिए थे। नेक्स्ट में वही बोडोलैंड वाला इशू चल रहा था, मतलब बोडोज आर, मतलब जो असम की सबसे लार्जेस्ट इथनिक एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है वो बोडोज है। उनको मतलब ये सेपरेट बोडोलैंड स्टेट बनाने का परमिशन मिल गई थी। Bodos were granted Bodoland Territorial Council (BTC) within state of Assam under 6 schedule। फिर आया था कि मैक्रिलेटा एशियानी, जो कि एनिमल है, मतलब ये फ्रॉग जैसा दिखता है। मैक्रिलेटा। ओके। ये मतलब पैडी फ्रॉग है, आसाम में मिला था। फिर या आसाम फ्रॉग। के सिर्फ ये देख लेना कि इसमें एक उग्रतारा टेम्पल है जो कि शक्ति श्राइन है, आसाम में, गुवाहाटी में। और इसमें कोई इमेज विमेज आइडल वाइडल कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्मॉल पिट है, मतलब एक पिट है जिसे पूजते हैं लोग, मतलब उसे देवी का दर्जा दिया जाता है। फिर अगर बात की जाए तो एक मतलब प्लास्टिक पार्क्स बने थे। प्लास्टिक पार्क्स मतलब 4 स्टेट्स में बने थे। 4 या हाँ 4 स्टेट्स में बने थे, आसाम, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु। उसमें से एक स्टेट आसाम, ये देख लेना। फिर एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है, एईएस बोलते हैं। मतलब इसका मतलब अगर रिपोर्टिंग देखा जाए तो मेनली ये आसाम वगैरह, आसाम, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इसमें रिपोर्ट होते हैं। जो कि मतलब ये सिर्फ 5 स्टेट्स में 80% ऑफ केसेस कंट्रीब्यूट होते हैं। तो ये देख लेना। जो फर्स्ट बाम्बू इंडस्ट्रियल पार्क है वो असम में बना है, वो देख लेना एक बार। फिर गोल्डन बटरफ्लाई टी है, मतलब टी वाला तो हम ऑब्वियसली मतलब तुक्का भी लगाना होगा तो आसाम ही लगाएंगे। तो ये एक न्यूज में था। मतलब अच्छा फिर टी। हाँ बोलो। नहीं नहीं, टी बोला ना। हम्म, ठीक है। इट्स नॉट अ बटरफ्लाई, ये टी है। हाँ ये टी है। ठीक है। तो एक मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर आसाम में विजिट करने गए थे। वो शिवसागर, झरना पोथर वगैरह वो विजिट करने के लिए। और उसमें अ, 2 जगह विजिट की थी उन्होंने। तो उसमें से एक था वो शिवसागर, जिरिंगा पोथर, जहाँ पे मतलब 7th सेंचुरी वो अहोम की प्रिंसेस थी, जयमती, जिसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी। और सेकंड एक टाउन था देकिया जुली, वो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से एसोसिएटेड। मतलब ये दोनों जगह किससे रिलेटेड है वो पता होनी चाहिए, मतलब देखिया इतना। जुली is associated with Quit India movement, हम्म and Jeringa Pothar is associated with Joymati, who's a एक वो 17th सेंचुरी की अहोम प्रिंसेस थी, उसने अच्छा। अपनी लाइफ वहां पे सेक्रीफाइस की थी। ठीक है।
मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाके आए हैं तो कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। गोल्डन लंगूर के बारे में हमने देख लिया था, मतलब फिर से देखने की जरूरत नहीं है। फिर आसाम राइफल मतलब हमेशा ये होता है, ये मतलब वन ऑफ द CFA ऑफ है। फिर मतलब ये इसका कंट्रोल वगैरह MHA करती है, मतलब होम मिनिस्ट्री करती है, ये तो पता होगा ही सब। फिर एक गमोसा करके एक न्यूज में आया था। गमोसा मतलब इट कैन बी यूज टू कवर मास्क, और ये मतलब जो फ्रेश वाटर टर्टल्स है उनको मतलब उनको कंजर्व करने के लिए यूज हुआ था, ये देख लेना। एंड इट इज जनरली वाइट रेक्टेंगुलर piece of cloth and primarily red border on three sides and red woven motifs on the fourth. एंड मतलब इसके आर्टिकल्स का बहुत सिग्निफिकेंस होता है आसाम के पीपल्स में। मतलब अगर इसके वेरियस यूजेस वगैरह देखे जाए तो ये नेशनलिज्म के लिए भी एज अ सिंबल माना जाता है, और कल्चरली भी इम्पोर्टेंस है, पॉलिटिकल भी इम्पोर्टेंस है, मतलब बहुत तरीके से इम्पोर्टेंट। How ये is it देखो, related to conservation of turtles? ये मतलब ये करते हैं ना, उसमें कुछ लगाते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। अच्छा, नहीं नहीं, एक्चुअली जो ये लोकल बनाते हैं ना, उसमें उसके कंजर्वेशन के लिए मतलब उसमें मोटिव्स बनाया जा रहा है ओके 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 टर्टल का, तो फिर तो ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े इसलिए। अवेयरनेस आ जाए। ओके, ठीक वही है। जो मैंने मतलब लास्ट में मैंने जो अब तक हमने क्या क्या देखा वो फिर से एक बार समराइज किया है, वो मतलब बाद में पढ़ सकते हो, मतलब एक जगह पे सिर्फ ये क्या है, अगर देखना है तो देख लेते हैं। आइलैंड मतलब माजुली आइलैंड देखा था। रिसोर्सेस अगर देखे तो पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, लाइमस्टोन, माइनर मिनरल्स, क्वार्ट्जाइट, स्पर वगैरह। इंस्टीट्यूशंस अगर देखे जाए तो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोरहाट में, और IIT गुवाहाटी, वो तो पता ही है, तो इसलिए मेंशन नहीं किया। फिर अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो प्रिंसिपल फूड क्रॉप है राइस। कैश क्रॉप की बात की जाए तो जूट, टी, कॉटन, ऑयलसीड, शुगर केन, पोटैटो। हॉर्टिकल्चर की बात की जाए तो ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, एरिका नट, कोकोनट, गोवा, मैंगो, जैकफ्रूट एंड साइट्रस फ्रूट्स। इरिगेशन एंड पावर की बात की जाए तो चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट, नामप्रो, ये कुछ है। फिर सिल्क की बात की जाए तो तीन टाइप के सिल्क मिलते हैं, मुगा, इरी, पैट सिल्क। ऑयल इंडस्ट्री, दिग्बोई की रिफाइनरी बहुत फेमस है। और यहाँ पे डाक, बीच में न्यूज में आया था ना क्या ये ऑयल रिफाइनरी, ये बीच बीच में न्यूज में आया था ना ONGC का। लग गई थी, हाँ, ये तो मतलब बहुत बार आई है न्यूज में। लग गई थी ना। तो फेस्टिवल्स मतलब बोहाग भी होता, एलिफेंट फेस्टिवल, दियांग पत्ताई, और टी फेस्टिवल है, अम्बुबाची मेला वगैरह। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखे जाए तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ट्राइब्स की बात की जाए तो दिमसा, कार्बी, लालूंग, बोडो, मतलब इतना देखना, चमका वगैरह, बोडो, ये सब ट्राइब्स यहाँ पे मिलते हैं। आसाम मतलब आसाम टी, या मतलब जैसे हम GS चा वगैरह देखते हैं, GS चा में भी लिखते हैं कि मतलब आसाम के चुनिंदा पत्तों से बना हुआ, तो उससे याद रख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे टी वगैरह मिलता है। और आसाम का सिल्क भी बहुत फेमस है। और यहाँ पे मतलब ये एक इम्पोर्टेंट जूट ग्रोइंग स्टेट है। और हाफलोंग लेक वगैरह ये नेचुरल लेक है, ओनली हिल स्टेशन ऑफ आसाम है। और हजोंग लेक है, इट इज द नोन फॉर टॉर्टोइज लेक, ये देख लेना। और मोस्ट पोर्शन ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड सब बेसिन लाइंग ऑन असम कंसिस्ट ऑफ हिल्स, फॉरेस्ट एंड टी गार्डन्स।
और फर्स्ट ऑयल वेल है एशिया की, वो दिग्विजय में हमने देख लिया। और ऑयल फील्ड्स वगैरह बाकी देख लिए थे, वो नाहर कटियान, मोरान, या फिर पुकरीजन, रुद्रसागर एंड लाकवा। फिर अगर कोल्स वगैरह की बात की जाए तो मकुम कोल फील्ड, जो कि पक्का में है, और दुबरी इज एन इम्पोर्टेंट रिवर पोर्ट ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये आसाम 1826 में ब्रिटिश प्रोटेक्शनेट में आया। और वो भूटान वाला वो हो गया ट्रीटी ऑफ एंदेबो। भूटान है, नेपाल वाला एंदेबो वाला। वो भूटान है, भूटान नहीं, म्यांमार है एंडेबो। ट्रीटी ऑफ म्यांमार, सॉरी, ट्रीटी ऑफ एंडेबो म्यांमार के साथ है। ये रुद्रसागर त्रिपुरा से त्रिपुरा कुछ, में, हाँ, त्रिपुरा में, राइट, ठीक है। मतलब त्रिपुरा 3 आंख होते हैं ना, त्रि मतलब वही तीन, वही मैंने भी वैसे ही तीन याद आंख, किया। हाँ, 3 आंख महादेव के होते हैं, तो करेक्ट, वो रुद्र होता है। करेक्ट, ओके, दिस इज इट। एंड ऑफ इट। थैंक यू गाइस। थैंक यू अभिनव। थैंक यू अभिनव, आपने लास्ट में काफ़ी अच्छा समराइज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।